संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिए थे। और संघ सिलेंट्रेटा के बारे में जब पढ़ लिए थे तो संघ सिलेंट्रेटा में हमने देखा था कि द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विरूपता पाई जाती है। तो संघ सिलेंट्रेटा को द्विरूपता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले बोला गया क्लास हाइड्रोजोआ, यानी जो पहला वर्ग है द्विरूपता के आधार पर संघ सिलेंट्रेटा का, वो क्लास हाइड्रोजोआ है, जिसको हम कहते हैं वर्ग हाइड्रोजोआ। दूसरा है क्लास स्काइफोजोआ और तीसरा जो है वो है क्लास एंथोजोआ। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 वर्गों में बांटा गया है सिलेंट्रेटा को। पहला हो गया वर्ग हाइड्रोजोआ, दूसरा हो गया वर्ग स्काइफोजोआ और तीसरा हो गया वर्ग एंथोजोआ। 3 कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया वर्ग हाइड्रोजोआ और दूसरा हो गया स्काइफोजोआ और तीसरा हो गया एंथोजोआ। अब हम देख रहे हैं कि वर्ग हाइड्रोजोआ किसे कहेंगे? तो वर्ग हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों ही अवस्थाएं विकसित होती हैं। पॉलिप और मेड्यूसा अवस्थाएं जब कभी भी अगर विकसित होती है सिलेंट्रेटा में तो उसे वर्ग हाइड्रोजोआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग हाइड्रोजोआ, मतलब सिलेंट्रेटा ही होगा। और सिलेंट्रेटा संघ में ही जब पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों ही अवस्थाएं विकसित होंगी तो उसे बोला जाएगा कि वो वर्ग हाइड्रोजोआ का सदस्य है। क्लियर है? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग हाइड्रोजोआ में जो उदाहरण के रूप में आता है, एग्जाम्पल के रूप में, वो हाइड्रा है। इसके बाद क्या है? तो ओबिलिया है। इसके बाद फाइसेलिया है। फाइसेलिया जो है वह पुर्तगाली युद्ध का मानव कहा जाता है। और मिलीपोरा और वेलेला ये सब जो है वो वर्ग हाइड्रोजोआ है, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जब कभी भी संघ सिलेंट्रेटा में पॉलिप और मेड्यूसा ये 2 अवस्थाएं पाई जाती है तो उसे किसका सदस्य कहा जाता है? उसे वर्ग हाइड्रोजोआ का सदस्य कहा जाता है, जो संघ सिलेंट्रेटा का एक प्रकार है। इसी प्रकार से वर्ग स्काइफोजोआ में क्या होता है कि इस वर्ग में जो है वो छत्राकार या घुंडी के आकार का मेड्यूसा अवस्था विकसित होता है। यानी इसमें जो मेड्यूसा अवस्था विकसित होता है किसमें? तो वर्ग स्काइफोजोआ में वो घुंडी आकार का होता है। घुंडी आकार का मतलब जैसे सिकड़ी उकड़ी नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। घुंडी आकार, और अगर बढ़िया से समझना है तो सिंपल समझो कि जैसे सांप जो है वह पूरा घुंडी मार करके नहीं बैठा रहता है, वो घुंडी आकार में ये होता है। साथ ही साथ ये छत्राकार होता है और इसीलिए इसे स्काइफोजोआ कहते हैं। तो ये भी संघ सिलेंट्रेटा का ही एक सदस्य है। और संघ सिलेंट्रेटा में जब कभी भी अगर ऐसा सदस्य पाया जाए जो घुंडी आकार का हो, जो छत्र आकार का हो, जिसे छत्राकार कहा जा रहा है, तो वर्ग स्काइफोजोआ का सदस्य कहा जाता है। जैसे ओरेलिया, ओरेलिया जो है वो जेलीफिश का एक प्रकार है। राइजोस्टोमा, और ये अनेक मुख वाला जो है वह जंतु है। साइनिया जो है वह सूर्य जैली है। इत्यादि जो है वो स्काइफोजोआ का जो है वो क्या है? सदस्य है। यानी 3 जो है वो स्काइफोजोआ का सदस्य है, जिसका जो मेड्यूसा होता है वो छत्रा आकार होता है, साथ ही साथ घुंडी के आकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, छत्रा आकार होगा, नहीं तो क्या होगा? घुंडी के आकार का होगा। और छत्राकार और घुंडी के आकार का जब कभी भी मेड्यूसा पाया जाएगा सिलेंट्रेटा संघ में तो उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहा जाता है स्काइफोजोआ। इसका उदाहरण क्या है? तो जेलीफिश के अंतर्गत एक ओरेलिया आता है, वो जो है इसका उदाहरण है स्काइफोजोआ का। क्योंकि जेलीफिश के ओरेलिया में जो है वो क्या पाया जाता है? तो छत्राकार या घुंडीकार का जो है वह संरचना पाया जाता है। और इसी वजह से ये संघ सिलेंट्रेटा के वर्ग स्काइफोजोआ का सदस्य बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से राइजोस्टोमा है और इसमें अनेक मुख वाला जंतु होता है। यानी ये जो राइजोस्टोमा के बारे में बताया जा रहा है ये अनेक मुख वाला जंतु होता है। और इसकी भी जो मेड्यूसा की संरचना होती है वो मेड्यूसा की संरचना घुंडी आकार की होती है या छत्रा आकार की होती है। तो जब घुंडी आकार और छत्रा आकार का अगर संरचना पाया जा रहा है तो सामान्य सा मतलब है कि संघ सिलेंट्रेटा का वो कौन सा वर्ग हो जाएगा? स्काइफोजोआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्काइफोजोआ हो जाएगा। इसी प्रकार से साइनिया जो है वह सूर्य जैली के रूप में पाया जाता है। तो इसमें भी जो इसका मेड्यूसा होता है वो मेड्यूसा अवस्था किस में विकसित होती है? तो छत्राकार या घुंडी के आकार में विकसित होती है। इसीलिए ये वर्ग स्काइफोजोआ का सदस्य बन जाता है। तीसरा जो आता है द्विरूपता के आधार पर संघ सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण, तो वो तीसरा आता है वर्ग एंथोजोआ। वर्ग एंथोजोआ में जो पॉलिप अवस्था है वह विकसित होती है और इसका उदाहरण पेंट्यूला होता है जिसे समुद्री पिन कहते हैं, गोरगोनिया होता है जिसे समुद्री पंखा कहते हैं, एडमसिया होता है जिसे सी एनिमोन अथवा मेट्रीडियम कहा जाता है, और मैंडीरिना होता है जिसे ब्रेन कोरल या
एल्सोयोनियम जो है वो होता है, जिसे डेड मैन फिंगरस कहते हैं। यानी वर्ग एंथोजोआ में बस किसका विकास होता है, तो पॉलिप अवस्था का विकास होता है। और जिस भी संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य में केवल पॉलिप अवस्था का विकास होगा उसे वर्ग एंथोजोआ कहा जाएगा। इसका मुख्य रूप से उदाहरण जो है वो समुद्री पेन कहे जाने वाले पेंट्यूला को लिया जाता है उदाहरण के रूप में, और गोर्गोनिया को लिया जाता है जिसे समुद्री पंखा कहते हैं। एक दो उदाहरण भी याद करने के बाद अगर आप इत्यादि भी लिख देंगे तो सही ही होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि संघ सिलेंट्रेटा में कितने हो गए सदस्य। संघ सिलेंट्रेटा को द्विरूपता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, 3। सबसे पहला वर्ग हाइड्रोजोआ हो गया, दूसरा हो गया वर्ग स्काइफोजोआ और तीसरा हो गया वर्ग एंथोजोआ। याद रहेगा, क्लास में याद करना है कौन कौन सा हो गया, वर्ग हाइड्रोजोआ, वर्ग स्काइफोजोआ, वर्ग एंथोजोआ। वर्ग हाइड्रोजोआ, वर्ग स्काइफोजोआ, वर्ग एंथोजोआ। वर्ग हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही अवस्थाएं विकसित होती हैं। वर्ग स्काइफोजोआ में इसकी जो संरचना होती है मेड्यूसा की वो छत्राकार होती है या घुंडी के आकार की होती है। और वर्ग एंथोजोआ में जो होता है केवल और केवल पॉलिप अवस्था ही विकसित होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि मेड्यूसा फॉर्म कौन सा है। तो ये जो है वो मेड्यूसा फॉर्म को दिखाया गया है यहाँ पर कि ये इसका मेड्यूसा फॉर्म है ना, ये मेड्यूसा फॉर्म है। मेड्यूसा फॉर्म का मतलब हो गया कि मेड्यूसा के रूप में है। और ये ऑरेलिया है। क्या है? ऑरेलिया। ऑरेलिया की संरचना यही है। फिगर तो बनाए ही होगे। इसके बाद जो है एडमेसिया है जिसे पॉलिप फॉर्म कहा जाता है। तो पॉलिप फॉर्म कैसा होता है, कह रहे थे ना कि पॉलिप अवस्था ऐसी ही होती है। ये जो है वो पॉलिप अवस्था है। क्लियर है ना? यहाँ से ये जो आप देख रहे हो संरचना फिगर आप बनाए होगे, इसे पॉलिप अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संघ सिलेंट्रेटा समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे संघ किसके बारे में, टीनोफोरा के बारे में। संघ टीनोफोरा क्या होता है? तो संघ टीनोफोरा के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम एसके बोल्ट था। क्या नाम था? एसके बोल्ट। एसके बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने संघ सिलेंट्रेटा के बाद जो संघ टीनोफोरा पढ़ रहे हैं, इस टीनोफोरा के बारे में उन्होंने बताया था एसके बोल्ट ने। और इन्होंने 1829 ईस्वी में ये बताया था टीनोफोरा का नाम। और इन्होंने बताया था कि जो टीनोफोरा संघ के जंतु होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एकल होते हैं और क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। जो एसके बोल्ट थे उन्होंने ये बताया था कि संघ टीनोफोरा के जो सदस्य होते हैं वह एकल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और द्विअरीय होते हैं। तो अगर द्विअरीय है तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर है ना? अगर यह द्विअरीय है, कौन, संघ टीनोफोरा, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये तो पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टीनोफोरा संघ के जंतु जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एकल होते हैं और द्विअरीय होते हैं। इनका शरीर पारदर्शक होता है और जैलीनुमा होता है। इनमें दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिका होती है जो अगर धंस जाए तो डंक के समान होती है। जैसे जो बिच्छू में जो है वो दंश कोशिकाएं होती हैं। जो वैप्स होता है, हाड़ा होता है, उसमें दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिकाओं का मतलब एक बार अगर डंक मार दिया तो उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक रहेगा, दर्द करेगा। तो वैसे ही जो है वो संघ टीनोफोरा में इसका जो शरीर होता है वो पारदर्शक होता है, जैलीनुमा होता है। और इसके शरीर में क्या होता है, तो दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं जी। दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती है मतलब दंश कोशिकाएं होती नहीं है, किंतु विशेष प्रकार की लैसो कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। टीनोफोरा को संघ सिलेंट्रेटा से पृथक करके स्वतंत्र संघ की मान्यता दी गई है। यानी संघ सिलेंट्रेटा से ही इसे अलग कर दिया गया है। लेकिन जब अलग किया गया तो संघ टीनोफोरा को एक अलग संघ की मान्यता दी गई है। यानी संघ सिलेंट्रेटा से अब इसका कोई लगाव नहीं है, लेकिन ये अलग हुआ है किससे, संघ सिलेंट्रेटा से ही अलग हुआ है। लेकिन टीनोफोरा को एक अलग मान्यता दी गई है। और टीनोफोरा का नामकरण किसने किया था, एसके बोल्ट ने किया था 1829 ईस्वी में। और संघ सिलेंट्रेटा से ही इसे अलग किया गया है। साथ ही साथ इसमें देख रहे हैं कि संघ टीनोफोरा का जो जंतु है वो स्वतंत्र है, एकल है और क्या है, द्विअरीय है। इसका शरीर पारदर्शक और जैलीनुमा होता है और इसमें दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अर्थात इसमें डंक वगैरह जो है वो लगता नहीं है। साथ ही इसमें कुछ विशेष प्रकार की लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसे जो है वह सिलेंट्रेटा से पृथक करके एक अलग संघ की जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। टीनोफोरा समुद्री जंतुओं का एक छोटा सा संघ है। जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उसका यह एक छोटा सा संघ है, बहुत बड़ा संघ नहीं है।
और संघ टीनोफोरा जब भी पढ़ेंगे तो बस यही जानेंगे कि ये द्विअरीय होता है, यानी इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, बस इतना ही। और ये समुद्र में पाई जाने वाली बहुत ही छोटी संघ है। साथ ही साथ इस संघ के जंतुओं को कॉम्ब जैली अथवा समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ के जो सदस्य हैं, जंतु हैं, उनको कॉम्ब जैली, कॉम्ब मतलब कंघी होता है, ये तो पता ही होगा, तो कॉम्ब जैली या समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। और इनके शरीर की सतह पर 8 कंघे नुमा प्लेटें पाई जाती हैं। कैसी प्लेटें पाई जाती हैं? 8 जो है वह कंघे नुमा प्लेटें पाई जाती हैं। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि अगर 8 कंघे नुमा प्लेट पाया जा रहा है इसके शरीर पर, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? कॉम्ब जैली कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? समुद्री अखरोट कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? एक बार फिर से रिवीजन कर दें। संघ टीनोफोरा का जो नामकरण है वो एस के बोल्ट ने किया था 1829 ईस्वी में। और इस संघ के जो सदस्य होते हैं वह एकल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और द्विअरीय होते हैं। द्विअरीय होने का मतलब हुआ कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। इसका शरीर पारदर्शक होता है, जैलीनुमा होता है, किंतु इसमें जो दंश कोशिकाएं होती हैं वो दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पर इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे लैसो कोशिका कहते हैं। साथ ही साथ इसे समुद्री अखरोट या कॉम्ब जैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर जो है वो 8 कंघे नुमा प्लेटें पाई जाती हैं। और इसे संघ सिलेंट्रेटा से पृथक करके स्वतंत्र संघ की मान्यता दी गई है। और टीनोफोरा जो है वह समुद्री जलीय जीव जंतुओं का एक छोटा सा संघ है। कुछ विशेष है, आगे बढ़े। टीनोफोरा के मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोफोरा, है ना। तो टीनोफोरा जो संघ है वह सभी सदस्य समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। इनकी कुछ जातियां जो है वो सर्वव्यापी होती हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाई जाती हैं, समुद्रों में सभी जगह पाई जाती हैं। क्योंकि टीनोफोरा का जो मुख्य लक्षण है वो सबसे पहला यही है कि ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये समुद्री जल में ही पाया जाएगा, अन्य कहीं भी यह पाया नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा देखते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वह पेलेजिक होते हैं, क्योंकि समुद्र की सतह पर ये पाए जाते हैं। और इनका जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, नाशपाती नुमा होता है या बेलनाकार होता है। और इनका शरीर मुलायम होता है, साथ ही साथ पारदर्शक होता है। और कैसा होता है? तो जैली नुमा होता है। क्लियर है? इनका शरीर कैसा होता है? पारदर्शक होता है, जैली नुमा होता है और मुलायम होता है। और इनके शरीर का आकार कैसा होता है? तो इनके शरीर का आकार गोलाकार होता है और नाशपाती नुमा या बेलनाकार होता है। साथ ही साथ ये समुद्र में हर जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल और केवल समुद्र में ही पाए जाएंगे। हर जगह का मतलब ये नहीं समझना है कि ये मीठे जल में भी पाए जाएंगे, ये केवल और केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। समुद्र का ये एक छोटा सा संघ है और ये हर जगह पाए जाते हैं, मतलब विश्वव्यापी है, मतलब कि समुद्र में ही ये पाए जाएंगे, अन्य कहीं भी ये नहीं पाए जाएंगे। और ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें जो है वह क्या कहा जाता है? तो संघ के इसके जो सदस्य होते हैं वह पेलेजिक होते हैं, यानी कि ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जो है वह पेलेजिक कहा जाता है। और इनका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, क्योंकि इनमें बाहरी स्तर एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर एंडोडर्म का बना होता है। अभी कई बार ये बात बताए कि अगर द्विअरीय है तो इसका मतलब हुआ कि 2 होगा, एक होगा एक्टोडर्म और एक होगा एंडोडर्म। तो इसका जो बाहरी स्तर होता है वो एक्टोडर्म का होता है और जो आंतरिक स्तर होता है वो एंडोडर्म का होता है। इसके जीवन की किसी भी अवस्था में पॉलिप रूप नहीं पाया जाता है। इसका जीवन जो है, इसका जीवन मतलब किसका? संघ टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो संघ टीनोफोरा का जो जीवन है वह उस जीवन की अवस्था में पॉलिप रूप पाया ही नहीं जाता है। इसमें 10 कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं और इसमें उत्तकीय स्तर का विन्यास होता है। इसकी सममिति जो होती है वो द्विअरीय होती है और इन जंतुओं के विरोधी सिरों पर एक जोड़ी लंबे ठोस सस्पर्शक जो है वह पाए जाते हैं। विरोधी सिरा मतलब जो विरोध करता है। अब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस जंतुओं का जो विरोधी सिरा होता है उस विरोधी सिरे पर जो विरोधी सिरा है उस पर एक जोड़ी लंबा ठोस और सस्पर्शक पाया जाता है। और इसमें कंकाल, उत्सर्जन तथा श्वसन तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यानी संघ टीनोफोरा में न तो कंकाल पाया जाता है, न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है और न ही इसमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। क्लियर है? संघ टीनोफोरा के सदस्यों में न तो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है और न ही इसमें कंकाल पाया जाता है। सहस्पर्शकों पर विशेष आसंजक लैसो कोशिकाएं होती हैं
और जिसे कोलोब्लास्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं शिकार को पकड़ने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। कंघीनुमा इसकी संरचना होती है, तो कंघीनुमा संरचना में यह शिकार को क्या करता है, चारों तरफ से घेर करके पकड़ लेता है। अभी जैसे इसके फिगर को दिखा रहे थे, तो ये जो आप देख रहे हो संरचना, ये संरचना क्या करेगा, ये शिकार को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये तो खैर दूसरे का है। अभी हम पढ़ रहे हैं संक्टिनोफोरा के विषय में। तो संक्टिनोफोरा के विषय में जो है हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है वो क्या होती हैं, तो लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये लैसो कोशिकाएं जो होती हैं वो कोलोब्लास्ट कहलाती हैं, और ये कोशिकाएं ही शिकार को पकड़ने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। इसके शरीर पर जो है वो 8 कंघेनुमा रोमाभी प्लेट्स पाई जाती है। 8 कंघेनुमा रोमाभी प्लेट्स पाए जाने का मतलब क्या हो गया कि जैसे रोम होता है ना, एक पिलुआ है जो रेंग देता है तो पूरा खदर जाता है स्किन वगैरह, जिसको हम लोग भोजपुरी में भुड़री कहते हैं ना, उसका रोम देखे होगे कैसा होता है। वो रोम ही न गड़ा देती है, रोम मतलब बाल होता है, जहरीला बाल, और उस रोम को वो भुड़री गड़ा देती है तो पूरा खदर जाता है स्किन, होता है ना, और बड़ा जलन देता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ऐसी स्थिति में बताओ तो कि अगर वो भुड़री रेंग दे, जलन होने लगे, तो लोग उसको खुजलाते हैं। तो आखिर उससे कैसे बचा जाए, तरीका क्या है? आटा? अब पता नहीं, हमको तो लगता है कि बर्फ से सेकाई कर दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। बर्फ से सेकाई जब करेंगे, जलन देता है ना, तो प्लास्टिक में बर्फ डालो, पानी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? पानी कांटेक्ट में आएगा तो पूरा स्किन लाल हो जाएगा एकदम। इसीलिए क्या करना है, तो फ्रिज वगैरह में जो बर्फ होता है ना छोटा छोटा, उसको प्लास्टिक में डालो और प्लास्टिक में ले करके ऐसे ऐसे सेको, ताकि पानी के कांटेक्ट में न आए। समझ में आ रहा है ना? तब काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, जलन न के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी संक्टिनोफोरा में जो है वो 8 कंघेनुमा रोमाभी प्लेट्स तो पाई जाती हैं, और ये गमन में सहायता करती हैं। अर्थात गमन में सहायता करने का मतलब कि इसके चलने में सहायता करती है, इसीलिए इसे कंगक जैली भी जो है वो कहा जाता है। इन जंतुओं में कोमलता और सुंदरता के लिए जो है इन्हें जाना जाता है, यानी संक्टिनोफोरा के जो सदस्य हैं उन्हें उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, उन्हें उनकी जो है वह कोमलता के लिए जाना जाता है। कंकाल पाया ही नहीं जाता है इसमें, तो जब कंकाल इसमें नहीं पाया जाता है तो मुलायम न होगा। हम मानव के शरीर में जो है वो क्या है, कंकाल है, तो कंकाल है तो कठोर न है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ हम देखते हैं कि पहली चीज कि इसमें जो है वो दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। दंश कोशिका का मतलब जहर जो है वह कोशिका में होता है, तो वो दंश कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। साथ ही ये जैली नुमा होता है। जैली नुमा मतलब जैसे हिमालय फेस वॉश निकालते हो तो जेली टाइप का निकलता है कि नहीं निकलता है? अब हिमालय फेस वॉश तो बड़ा यूज किए होगे, यहाँ से जाते होगे घर पर, सब मिट्टी लग गया है तो हिमालय फेस वॉश लेकर के बढ़िया से एकदम रगड़ लेते होगे, तो वो हिमालय फेस वॉश जो निकलता है वो जैली नुमा होता है। तो वो जैली नुमा जो संरचना है, एक तो वो मुलायम है, उसमें कंकाल नहीं है, उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं है, उसमें श्वसन तंत्र नहीं है। वर्ग संक्टिनोफोरा की बात कर रहे हैं, इसमें ये सब है ही नहीं। तो और इसमें रोमाभी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन उसमें दंश नहीं होता है, तो ये मुलायम ही ना होगा, ये सुंदर ही ना होगा, तो इसको सुंदरता के लिए जो है वो जाना जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि इन जंतुओं को कोमलता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में इनकी कंगक पट्टियां इंद्रधनुष की तरह का प्रभाव क्या करती है, प्रकट करती है, इंद्रधनुष के प्रभाव को प्रकट करती है, अर्थात इंद्रधनुष की तरह यह दिखाई पड़ती है। लेकिन ये जो संघ के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, छोटे प्लवकों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका पाचन जो होता है वह अंतःकोशिक होता है, प्राणियों के द्वारा ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और जीव संदीप्ति का गुण इनमें पाया जाता है। श्वसन और उत्सर्जन क्रिया सामान्य सतह से विसरण विधि के द्वारा यह कर देते हैं। श्वसन की क्रिया भी करते हैं और उत्सर्जन की भी क्रिया करते हैं, लेकिन ये शरीर की सतह से ही इन क्रियाओं को संपादित कर देते हैं, और इसी वजह से इनमें श्वसन तंत्र पाया नहीं जाता है, क्योंकि शरीर के सतह से ही ये इन क्रियाओं को क्या कर देते हैं, संपादित कर देते हैं। संवेदी रचना के रूप में जो है वो स्टेटोसिस्ट नामक रचना पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट नामक रचना ही जो है वो इसका संवेदी अंग है, अर्थात इस पर अगर हमला होगा, जैसे हम लोगों का संवेदी अंग क्या है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, बोला जाता है ना, इंद्रिय संरचना है आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। तो अगर मान लो कि हम इधर देख रहे हैं, लेकिन मेरी त्वचा पर, पीठ पर अगर कुछ चलेगा तो आभास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसे संवेदी अंग के रूप में माना गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें भी जो है वो संवेदी अंग के रूप में एक रचना पाई जाती है, उस रचना का नाम है स्टेटोसिस्ट।
तो स्टेटोसिस्ट जो है वह क्या है, तो स्टेटोसिस्ट जो है वह संवेदी रचना के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ कंकाल तथा उत्सर्जित तंत्र जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ये पहले भी बताए हैं कि इसमें न तो कंकाल पाया जाता है, न तो इसमें उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है, न तो इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो जंतु होते हैं वह बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होने का मतलब द्विलिंगी। संघ टिनोफोरा के जो सदस्य होते हैं वह बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, और इनमें केवल और केवल लैंगिक जनन होगा। जो भी जीव जंतु द्विलिंगी होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें लैंगिक जनन होता है, ये फिक्स है। अगर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में भी दो है कि नहीं है, मेल है और फीमेल है। तो मेल और फीमेल है तो उसके बीच में लैंगिक जनन होता है। वैसे ही संघ टिनोफोरा के सदस्य में भी क्या होता है, तो बाइसेक्सुअल ये होते हैं, इसी वजह से इनमें भी लैंगिक जनन होता है। और जब लैंगिक जनन होगा तो किसकी उत्पत्ति होगी, युग्मक की उत्पत्ति होगी। युग्मक की जब उत्पत्ति होती है तो वो एंडोडर्म से होती है, और इसमें बाह्य निषेचन होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है, और पुनरुद्भवन तथा पीडोजेनेसिस जो है वह पाई जाती है इसमें। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है, बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि मादा का अंडाणु और नर का जो शुक्राणु होता है वो बाहर मिलता है, जबकि मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वह आंतरिक निषेचन होती है कि नहीं होती है। लेकिन इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो कौन सी होती है, बाह्य निषेचन होती है। बाह्य निषेचन के कई सारे तौर तरीके हैं, है ना, जिसमें से जलीय जीव जंतु क्या करते हैं कि अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देते हैं, और जो जलीय जीव जंतु में मादा होती है वो अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देती है, जो नर होता है वो अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है। संयोग से अगर मिल गए तो वहां पर जाइगोट बनेगा, नहीं मिले तो जाइगोट नहीं बनेगा। कई बार तो मिल करके जाइगोट बन जाता है, छोटे छोटे जीव उसमें से उत्पन्न भी हो जाते हैं, लेकिन कोई परभक्षी, कोई आक्रमणकारी जलीय जीव जंतु जो है उसको क्या कर जाता है, खा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पर अगर बाह्य निषेचन को समझेंगे तो समझ में आएगा। बाह्य निषेचन भी जो है वो इसमें होता है, और अप्रत्यक्ष प्रकार का इसमें परिवर्धन होता है। पुनर्उद्भवन तथा पीडोजेनेसिस जो है वो इसमें पाया जाता है। और विकास के दौरान जब संघ टिनोफोरा का विकास होता है तो विकास के दौरान इसमें एक विशेष प्रकार का लार्वा बनता है, जिसे सीडीपिप्ड लार्वा कहते हैं। कौन सा लार्वा कहते हैं, सीडीपिप्ड लार्वा कहते हैं। जब कभी भी संघ टिनोफोरा का विकास होने लगता है निषेचन की क्रिया के पश्चात, जब बाह्य निषेचन हो जाता है, वैसे ये बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, और जब द्विलिंगी होगा तो इसमें कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन होगा। और जब लैंगिक जनन संपन्न हो जाता है, लेकिन बाह्य निषेचन जब होता है इसमें, और जब इसका विकास होने लगता है, तो विकास होने के दौरान इसमें एक लार्वा बनता है, और उस लार्वा को सीडीपिप्ड लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडीपिप्ड लार्वा कहते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि संघ टिनोफोरा में स्पर्शक है, और स्पर्शक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इस संघ टिनोफोरा को कितने भागों में बांटा गया, 2 वर्गों में। अब ये स्पर्शक के आधार पर बांटा गया है। अब स्पर्शक के आधार पर इसे बांटा गया वर्ग टेंटाकुलेटा में। इसमें जो स्पर्शक हैं वो पाए जाते हैं, और एक होगा ऐसा जिसमें स्पर्शक नहीं पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी भी अगर संघ टिनोफोरा को बांटा जाता है तो वो स्पर्शक के आधार पर बांटा जाता है। अब इससे पहले जो हम लोगों ने संघ टिनोफोरा देखा था, वहां पर द्विअरीय संरचना के आधार पर उसे 3 वर्गों में बांटा गया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि सस्पर्शकों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, 2 वर्गों में बांटा गया, जिसमें एक है क्लास टेंटेकुलेटा, जिसे वर्ग टेंटेकुलेटा कहते हैं, और इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। क्या है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया एक ऐसा जो है वो वर्ग है, वर्ग टिनोफोरा का, जिसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। क्लियर है? देखो क्या है ये है क्या, नहीं बोल रहे हो, ये है वर्ग टेंटाकुलेटा, और टेंटाकुलेटा वर्ग में जो है वो क्या पाया जा रहा है, तो वर्ग टेंटाकुलेटा में जो है वो स्पर्शक पाया जा रहा है। ये जो रोए देख रहे हो ना, स्पर्शक है कि नहीं है, यही सब शिकार करने में क्या करता है, सहायता करता है। देखो कितना बड़ा है, एक ही बार फंसा लेगा, अब फंसा के अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वर्ग न्यूडा। वर्ग न्यूडा में जो है वो सस्पर्शक का क्या होता है, अभाव होता है। पहले ही बताए थे ना, एक ऐसा होगा जिसमें सस्पर्शक पाया जाएगा, और एक ऐसा होगा जिसमें सस्पर्शक नहीं पाया जाएगा। तो वर्ग न्यूडा में जो है वो सस्पर्शक का अभाव होता है। इसका उदाहरण है बिरोई। बिरोई को जो है वो हम समझ सकते हैं बिल्ली की तैरती आंखें। इसके बाद है संघ प्लेटी हेलिमनथीज।
तो संघ प्लेटी हेलिमनथीज के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसको भी नोट कर लिए है ना, इसको समझाना है। तो संघ प्लेटी हेलिमनथीज के विषय में पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना है। कोई दिक्कत?